कहानी की शुरुआत होती है सारा और उसके परिवार से, जो अपनी छुट्टियां मनाने ला पाल्मा द्वीप पहुंचे हो। होटल पहुंचते ही पुरानी जान पहचान वाले चेहरे दिखाई दिए। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराया, फिर आ गए इस बार भी, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इस बार उन्हें छोटा सा कमरा मिला। जेनिफर नाराज हुई, इतनी दूर छुट्टियां मनाने आए हैं और बच्चों के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। तभी होटल का दाढ़ी वाला कर्मचारी आगे बढ़ा, एक कमरा है, खास महिलाओं के लिए खास। जेनिफर की आंखें चमक उठी। परिवार हंसते हुए सामान उठाता है, ये जाने बिना कि इस कमरे में कुछ दिन पहले ही कोई अपनी आखिरी सांस ले चुका था। मेज के कोने पर एक अधूरी बाली अब भी वहीं पड़ी थी, ठंडी लेकिन कुछ कहती हुई। कहानी कुछ दिन पहले के एक हादसे में लौटी है। समुद्र के बीचों बीच कुछ दोस्त नौका विहार के लिए निकले थे। आसमान साफ था, पानी में नीली चमक थी। सबने कपड़े उतारे और मस्ती में समुद्र में छलांग लगा दी। लेकिन एक लड़की, वही जिसकी बाली रह गई थी, नाव पर ही रह गई, उसे कुछ ढूंढना था। तभी पानी से अचानक बुलबुले उठने लगे, फिर घना बदबूदार सफेद धुआं हंसी चीखों में बदल गई। कप्तान ने नाव घुमाने की कोशिश की, पर लकड़ी की तख्तियां दरक गई। अगले ही पल पूरी नाव गहरे नीले पानी में समा गई, जैसे किसी ने नीचे से खींच लिया हो। उसी सुबह भूकंप निगरानी केंद्र में काम कर रही इंटर्न मारिया की स्क्रीन पर कुछ अजीब डेटा चमका। द्वीप के नीचे सोया हुआ ज्वालामुखी फिर करवट ले रहा था। मारिया के साथ ही फैट ब्रदर ने नए सेंसर लगाए थे, लेकिन कल रात से कोई सिग्नल नहीं मिला था। दोनों अपने बॉस अल्वारो से मिले, जो उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। ज्वालामुखी शांत है, घबराने की बात नहीं, उन्होंने कहा। पर मारिया के मन में बेचैनी थी, कुछ तो गड़बड़ थी। वे दोनों घाटी में पहुंचे। राख की खुशबू अब भी हवा में थी। गुफा में दाखिल होते ही मारिया ने देखा, दीवारें गीली थीं, जबकि यहाँ हमेशा सूखी रहती थी। उसने पानी का सैंपल लिया और आगे बढ़ी तो जमीन पर दर्जनों मरे हुए चमगादड़ पड़े थे। फैट ब्रदर ने हवा की जांच की, सब सामान्य। लेकिन जब उसने टॉर्च ऊपर की तो छत में लंबी दरार दिखी, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। वे तुरंत लौटे और सब बताया, लेकिन अल्वारो हंसी में उड़ा देता है। ये सब मौसम और पहाड़ों की हलचल है, कुछ नया नहीं। मारिया की आंखों में निराशा थी। फैट ब्रदर ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है 1949 में यही ज्वालामुखी फटा था। उस वक्त धरती दो हिस्सों में बंट गई थी। अगर फिर ऐसा हुआ तो आधा द्वीप समुद्र में गिर सकता है। मारिया की सांसें थम गई। अल्वारो ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, जब तक कि उसने अखबार में नाव हादसे की खबर नहीं पड़ी। वह फौरन अस्पताल फोन करता है। रिपोर्ट में लिखा था, सभी मृतकों की मौत जहरीली गैसों और उबलते पानी से हुई। अल्वारो का चेहरा उतर गया। अब उसे यकीन हो गया था, समंदर के नीचे कुछ जाग चुका। रात की खामोशी में मारिया लैब में पानी के नमूने के सामने झुकी हुई थी। स्क्रीन पर डेटा चमक रहा था और हर पल उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये पानी, ये असंभव है, उसने फैट ब्रदर से कहा। बरसात का पानी चट्टानों से होकर गुफा तक 30 साल में पहुंचता है। इसमें खनिज होने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हाल ही में तेजी से नीचे आया है, शायद किसी दरार से, या फिर अंदर की गर्मी ने इसे वाष्प बनाकर ऊपर जमा किया। वे बिना समय गंवाए रात में ज्वालामुखी की तरफ निकल पड़े। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही दोनों के पैरों तले जमीन थरथराई। सामने एक लंबी दरार पूरे पहाड़ को चीर रही थी। हवा में एक अजीब नमी थी और चट्टानों से उठती गर्मी उनकी रूह तक महसूस हो रही थी। उपकरण लगाने की तैयारी में ही निगरानी केंद्र से अलर्ट आया, जमीन के अंदर दबाव तेजी से बढ़ रहा है, गहरी तहों से कुछ ऊपर उठ रहा है। तभी दरार से सफेद जहरीली गैस उठने लगी। फैट ब्रदर ने चिल्लाया, मारिया पीछे हटो। दोनों दौड़े, लेकिन धुआं इतना घना था कि रास्ता खो गया। कैंपिंग कर रहे कुछ पर्यटकों को मारिया ने चिल्लाकर कहा, कपड़े गीले करो, मुंह ढक लो। खुद वह चलते चलते झाड़ियों में गिर पड़ी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब होश आया तो वह अस्पताल के कमरे में थी। अल्वारो उसके पास खड़ा था, आंखों में चिंता और ग्लानि के मिश्रित भाव। फैट ब्रदर ने तुम्हें बचाया, उसने धीरे कहा, लेकिन उसने ज्यादा जहरीली गैस ली। उसे अभी दवाओं से सुलाया गया है। मारिया ने आंखें बंद कर ली। उसकी गर्दन पर ठंडी लहर दौड़ रही थी। डेटा फिर से स्क्रीन पर झिलमिला रहा था। दरार लगातार बढ़ रही थी। ज्वालामुखी किसी भी पल फट सकता था। मारिया ने खुद को काबू में रखते हुए कहा, यह विज्ञान की सीमा से बाहर है, ये हकीकत है। उसने अपने बचपन की यादें साझा की। 2004 की सुनामी, थाईलैंड। वह और उसका भाई छत पर थे, लेकिन उनके माता पिता बह गए थे। अगर तब चेतावनी मिल जाती, उसने फुसफुसाया, तो वो जिंदा होते। अल्वारो ने फौरन सरकार को फोन किया, लेकिन जवाब वही था जो डर था। घबराने की जरूरत नहीं, सब सामान्य है। मारिया ने हार नहीं मानी। उसने जोर दिया, बहस की और आखिरकार अल्वारो ने सरकार से बैठक बुलाने का वादा किया। जब तक हम यकीन न कर लें, ये खबर बाहर नहीं जाएगी। इधर द्वीप पर लोग अभी भी बेखबर थे। होटल में सारा का परिवार डिनर कर रहा था। छोटा भाई टोबियास, जिसे चीजें तस्वीर जैसी पसंद थी, खाना देकर नाराज हो गया। पिता ने उसे वैसा सजाया तो वह मुस्कुराया। सामने बैठी शेरी ने यह देखा और सारा से पूछा। सारा ने समझाया और पहली बार किसी ने उसके भाई की स्थिति को इतने करीब से समझा। शेरी ने भी अपनी छोटी आदतें बताई, हमेशा बायां रास्ता चुनना। दोनों हंसी में शामिल हो गए। पिता ने सारा को खेलने जाने कहा और टोबियास की जिम्मेदारी खुद ले ली। जैसे ही सारा चली गई, पिता का ध्यान भटक गया और माँ के साथ उसकी बहस शुरू हो गई। इसी बीच टोबियास गायब हो गया। ढूंढते हुए वह एक बुजुर्ग के पास मिला, जो उसकी जान पहचान वाला था। टोबियास चट्टानों पर बैठा कछुओं को देख रहा था। पिता ने अपनी पत्नी को यह बात छुपाई, लेकिन जब सच सामने आया तो दोनों में झगड़ा हो गया। सारा कमरे में चुके से बैठकर रो रही थी। अगले दिन उसने शेरी से माफी मांगी कि बीच में नहीं खेल पाई। शेरी ने मुस्कुराकर माफ किया और दोनों ने मिलने का वादा किया। लेकिन ऑनलाइन देखा गया एक वीडियो जिसने शेरी को नाराज कर दिया। उसने तुरंत वीडियो डिलीट करवा
दिया और सारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वापस होटल लौटे समय सारा ने अपने माता पिता के झगड़े की आवाज सुनी। उसका दिल भारी था और बाहर पहाड़ की दरार अब और चौड़ी हो रही थी। धरती की गहरी सांस में खतरा अब हर कदम पर महसूस हो रहा था। छुट्टी की सुबह सारा के लिए उम्मीद की तरह नहीं आई। उसके माता पिता ने अपनी पुरानी गर्मजोशी को फिर से तलाशा, लेकिन सारा के दिल में एक खालीपन था। उसने चुपके से अपने चाचा हंस से संपर्क किया, पैसे उधार मांगे और मैड्रिड जाने की टिकट ले ली, पर उतरते ही वह घबराई। पास लौटने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वे ये बात अपने परिवार से छिपा रही थी। जैसे ही सारा प्लेन में चढ़ी, भूवैज्ञानिक निगरानी केंद्र के उपकरणों ने लगातार हल्के भूकंप का अलर्ट दिया। अलवारो समझ गया ज्वालामुखी किसी भी पल फट सकता है। तुरंत विमानन प्राधिकरण से संपर्क किया गया और ला पाल्मा की सभी उड़ानें रोक दी गईं। द्वीप पर फ्रेड अपने बेटे को तैराकी सिखा रहा था। तभी दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। ज्वालामुखी से भारी राख उठ रही थी। जेनिफर, जो उसी समय ध्यान मग्न थी, भी उस दृश्य से स्तब्ध रह गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत उड़ान रोकने का प्रयास किया, लेकिन रनवे पर पहले से दौड़ रहे प्लेन को रोक पाना असंभव था। ज्वालामुखी राख ने पल भर में इंजन बंद करवा दिया। हंस के फोन के बाद जेनिफर को पता चला कि सारा हवाई अड्डे पर थी। फ्रेड और जेनिफर ने दौड़ लगाई, लेकिन प्लेन क्रैश की खबर देकर उनका दिल बैठ गया। लेकिन जैसे ही वे होटल लौटे, सारा ने अपने भाई के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देखा। सच में उसने प्लेन में चढ़ते ही शार्ली का माफी वाला पत्र पढ़ा और अपने प्यार के कारण फ्लाइट छोड़ दी थी। राहत और खुशी की एक लहर ने पूरे परिवार को घेर लिया। सारा ने शार्ली को ढूंढा, अपनी कहानी सुनाई और धन्यवाद कहा। इस हादसे ने सारा के अंदर डर और दबे हुए भावनाओं को तोड़ दिया। उसने शार्ली के सामने अपनी भावनाओं का इजहार किया और शार्ली ने भी उसका साथ दिया। घर लौटने पर सारा अभी भी थोड़ी खोई खोई थी। उसने माँ से अपने दर्द की बात की और जेनिफर ने उसे शांत करने के लिए पूरे परिवार को स्विमिंग पूल में आराम करने ले गई। लेकिन राहत लंबी नहीं थी। सारा का भाई हंस का फोन आया। प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी। द्वीप पर निकासी चुपके से शुरू हुई ताकि अफरा तफरी न मचे। धरती की हलचल, ज्वालामुखी की धमकी और परिवार की चिंता, ये सारा अब जान चुकी थी कि जिंदगी कभी भी अचानक बदल सकती है। ला पाल्मा का हवाई अड्डा बंद हो चुका था, इसलिए परिवार को दूसरे द्वीप तक जाना पड़ा। बड़े फेरी जहाज पहले ही रवाना हो चुके थे और आखिरी नाव बस 20 मिनट में चलने वाली थी। हर हाल में उन्हें उसे पकड़ना था। इसी बीच मारिया भूवैज्ञानिक निगरानी ब्यूरो के निदेशक के साथ लगातार सरकार के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर रही, लेकिन अधिकारियों के लिए सच मानना आसान नहीं था। पहले फट चुका ज्वालामुखी शांत हो गया था और डेटा सामान्य दिख रहा था। वे डर रहे थे कि अगर निकासी का आदेश दिया गया तो अफरा तफरी मचेगी। अधिकारियों को मनाने में नाकाम रहने पर निदेशक ने अपने लोगों को पहले सुरक्षित निकालने का फैसला किया। मारिया घर लौटी, लेकिन उसका भाई गायब था। रात में फोन आया। शराब पीकर पैसे न देने के कारण पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। मारिया दौड़ी, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और अब वह द्वीप छोड़ नहीं सकती थी। इस बीच सारा का परिवार हंस की सूचना के बाद तेजी से होटल लौटकर सामान पैक करने लगा। छोटे बेटे का ऑटिज्म फिर से उभर आया, लेकिन सारा ने उसे शांत किया। शार्ली की याद आई, लेकिन वह होटल में नहीं मिली। मजबूरन परिवार को पहले निकलना पड़ा। दरवाजे पर इंतजार कर रही टैक्सी जा चुकी थी। फ्रेड ने सड़क किनारे खड़ी वैन देखी और सबको उसमें बिठाकर फेरी तक पहुंचा दिया। ड्राइवर ने पीछा किया, लेकिन पैसे देकर फ्रेड ने उसे शांत किया और फेरी छूट गई। इसी बीच शार्ली ने सारा को फोन किया। सारा ने तुरंत कहा, तुम निकलो, ज्वालामुखी फिर फट सकता है। अगर देर हुई तो खतरा बहुत बड़ा है। मारिया का निदेशक अभी भी निगरानी उपकरणों के पास खड़ा था। अचानक डेटा में तेज उतार चढ़ाव और फिर पूरी जानकारी गायब हो गई। अब प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया। फ्रेड टिकट स्टेशन गया, लेकिन अचानक निकासी अलर्ट के कारण टिकट नहीं मिली। एक बुजुर्ग ने मदद की और नाव में चढ़ा दिया। जैसे ही नाव रवाना होने वाली थी, ज्वालामुखी फिर फट पड़ा। पूरा द्वीप हिल उठा। फ्रेड ने आखिरी सीट एक महिला और उसके बच्चे को दे दी, लेकिन अन्य नावें सब जा चुकी थीं। वह सड़क किनारे बैठकर परिवार को अंतिम कॉल कर अलविदा कहा। फैट ब्रदर होश में आया और देखा कि लोग अस्पताल और केंद्र से सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। निदेशक ने आखिरकार ज्वालामुखी का आखिरी निरीक्षण करने का फैसला किया। मारिया का भाई सड़क पर देखा कि लावा उसके पास बढ़ रहा है। पुलिस के साथ संघर्ष के बाद महिला पुलिसकर्मी ने चाबियां छोड़ दी और पुरुष ने मारिया का ताला खोला। बाहर निकलते समय उन्होंने एक अन्य कैदी को भी छोड़ा। जैसे ही वे जेल से बाहर आए, उन्होंने फ्रेड को सीढ़ियों पर बैठा देखा, जो अपनी नियति का सामना कर रहा था। मारिया ने उसे द्वीप छोड़ने को कहा, लेकिन फ्रेड ने बताया कि अब सभी नावें जा चुकी हैं। धरती हिल रही थी, राख और लावा चारों ओर फैल रहा था और हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। मारिया के भाई की नजर समुद्र में उस छोटी नाव पर पड़ी, जिसे उसने कछुए की शूटिंग के दौरान खाड़ी में देखा था। हो सकता है कि वही उन्हें द्वीप छोड़ने का रास्ता थे। दोनों तुरंत खाड़ी की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही नाव के पास पहुंचे, जेल से छुड़ाया गया कैदी अचानक बंदूक लेकर उनकी नाव पर टूट पड़ा। मारिया के भाई ने बहादुरी दिखाई और कैदी से मुकाबला किया, लेकिन झड़प में उसे गोली लग गई। मारिया ने हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो गया। वहीं फ्रेड भी नाव से गिरा दिया गया। उसने मौका देकर कैदी को समुद्र में धकेल दिया, लेकिन खुद भी मुश्किल में था। कुछ ही देर में उसने पास पड़ी एक बड़ी चट्टान उठाई और कैदी को काबू में किया। आखिरकार फ्रेड ने बंदूक उठाकर खतरा दूर किया और मारिया को नाव में बैठाकर तेजी से द्वीप छोड़ दिया। उधर सारा और उसकी माँ आखिरी फ्लाइट के लिए कतार में खड़ी थी। सारा की नजर पड़ी कि शार्ली भी वहीं खड़ी है। उसने माँ को पहले चढ़ने को कहा और शार्ली के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन शार्ली के पास बोर्डिंग पास नहीं था। सारा ने तुरंत अपने पिता का बोर्डिंग पास
उसे दे दिया। जैसे ही प्लेन में चढ़ा, सारा को पता चला कि उसकी माँ और भाई अब भी प्लेन में नहीं है। जेनिफर ने देखा कि सारा नजर आ गई है, इसलिए उसने अपने बेटे के साथ पहले उतरना ही ठीक समझा। सारा अब अकेली थी, लेकिन शार्ली के साथ होने का भरोसा उसे शक्ति दे रहा था। इसी बीच निदेशक और फैट ब्रदर ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंचे। उबलते लावे को देखकर उन्होंने अपने सुरक्षात्मक मास्क उतार दी। निदेशक हैरान था। तभी फैट ब्रदर ने जेब से शराब की बोतल निकाली। निराशा में निदेशक ने सिर हिलाया, लेकिन दोनों ने आखिरी क्षणों में जिंदगी को जीते हुए शराब पीना शुरू कर दिया। तभी ज्वालामुखी ने भीषण विस्फोट किया। लावा चारों ओर फैल गया, जमीन धंसने लगी और पूरा पहाड़ मानो समुद्र की ओर झुक गया। शहर पल में रेत और राख में बदल गया। दबाव से समुद्र ने विशाल लहरें पैदा की और हवा में जबरदस्त झटका फैल गया। दूसरे द्वीप पर फ्रेड और मारिया ने झटके महसूस किए। विशाल लहरें उनकी ओर बढ़ रही थी। फ्रेड का दिल मानो थम सा गया। तभी मोबाइल पर सरकार का संदेश आया, सुरक्षित क्षेत्र तुरंत जाए। संदेश में निर्देशांक भी थे। फ्रेड ने मारिया का हाथ थामकर दौड़ लगाई। उधर सारा की माँ को फोन आया। सारा ने पूछा कि वह प्लेन में क्यों नहीं है। माँ ने समझाया कि वह और उसका भाई सुरक्षित दूसरे रास्ते से निकलेंगे। ऑटिज्म से पीड़ित उनका बेटा उन्हें निर्देशित करने में मदद कर रहा था, लेकिन तब तक सुनामी द्वीप पर दस्तक दे चुकी थी। प्लेन रनवे तक पहुंच नहीं पाया। यात्रियों में डर फैल गया। सारा और शार्ली ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। फ्रेड तेज नाव चलाते हुए सुरक्षित खाड़ी तक पहुंचे और लहरों की चपेट से बच गए। जेनिफर अपने बेटे के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। फ्रेड और मारिया भी किनारे पर उतरे। मारिया का भाई खोने का डर अभी भी उसके भीतर था और फ्रेड समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे। तभी किसी ने पुकारा। मुड़कर देखा, उसकी पत्नी और बेटा थे। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया, राहत की सांस ली। लेकिन फ्रेड ने सारा के बारे में पूछा और जेनिफर कुछ कह न सकी। सारा टक्कर के बाद बेहोशी से जागी। शार्ली को एयर होस्टेस ने मदद की और दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर बाहर निकली। हवाई अड्डा पूरी तरह तबाह था। प्रकृति की ताकत के सामने इंसान की बेबसी साफ थी। हालांकि द्वीप का संकट टल चुका था, लेकिन सुनामी का असर अभी भी दूर दूर तक महसूस हो रहा था। कैनरी द्वीपों में भारी तबाही, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में भी पानी और विनाश की लहरें फैली। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के तटों पर लोग अपनी जान बचाने की हिम्मत जुटा रहे थे। इस सुनामी ने वैश्विक शेयर बाजारों को हिलाकर रख दिया और इसे इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कहा जा सकता है। आखिरकार सारा और शार्ली को प्लेन से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। परिवार फिर से एकजुट हुआ, लेकिन मारिया अब कभी अपने भाई को नहीं देख पाएगी।